हेलो स्टूडेंट, अभी हम आपको तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम अपने तत्वों से जुड़े कुछ क्वेश्चंस के बारे में कराए थे इससे पहले वीडियो में। आप यदि नहीं देखे तो उन्हें पहले देख लीजिए। और अभी हम आपको बताएंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानकारी जानते हैं कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण क्यों करना पड़ा। दूसरी हम बात ये जानते हैं कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से क्या लाभ हैं। और तीसरी बात जो है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास क्या थे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को समझते हैं जो यहाँ पे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में हमें समझना आवश्यक है। सबसे पहले एक समझते हैं कि ये आवर्त क्या है। आवर्त क्या है? आवर्त को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, इस प्रकार से एक हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हम, और एक इस प्रकार से हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस प्रकार से। देखिए, अब इसे जो हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम रो, इसे बोलते हैं कॉलम। जो लंबवत होती है उसे बोलते हैं कॉलम, और जो क्षैतिज होती है उसे बोलते हैं रो। रो यानी कि आवर्त, रो यानी कि आवर्त, और कॉलम यानी कि वर्ग। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ गए इसी रो और कॉलम में क्या है कि तत्वों का अरेंजमेंट किया गया, सजाया गया है। इसी के लाभ के बारे में हम पढ़ेंगे कि इससे हमें क्या लाभ होती है और हमें इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले क्या थी कि बहुत प्रारंभ में तत्वों की संख्या कम थी, तो क्या थी कि उसका आसानी से इनको गुणों का अध्ययन किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या अधिक होती गई, उनके गुणों के अध्ययन करने के लिए उनको अरेंजमेंट करने की आवश्यकता पड़ी। मतलब उसको सही व्यवस्थित ढंग से रखने की कोशिश की गई। तो इसमें क्या था कि इसी कोशिश को हम नाम दे दिए गए तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इस वर्गीकरण से लाभ क्या होंगे। अगर इस प्रकार से हम तत्वों को किसी रो और कॉलम में रखते हैं, यानी कि वर्ग और आवर्त में रखते हैं, तो हम इससे लाभ क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ से तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सकता है। तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीकों से किया जा सकता है, नियमित तरीकों से किया जा सकता है। दूसरी क्या है कि तत्वों के गुणों का अध्ययन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी समूह के एक तत्व, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, किसी समूह के एक तत्व की जानकारी हो जाने पर अन्य तत्वों के गुणों की जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए ये पहला वर्ग था, इस प्रकार से कोई दूसरा वर्ग होगा, ये मान लीजिए कोई दूसरा वर्ग होगा, मान लेते हैं कि ये कोई दूसरा वर्ग होगा। इस प्रकार से कोई दूसरा वर्ग होगा, फिर कोई तीसरा वर्ग होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में लाभ क्या मिला है कि यदि हम किसी एक वर्ग, ये मान लेते हैं कि यदि ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, ये पहला वर्ग था, और हम मान लेते हैं कि ये दूसरा वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, और ये तीसरा वर्ग है। तो यहाँ से यदि हम किसी एक वर्ग की एक तत्वों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें उस वर्ग के अन्य तत्वों की जानकारी का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से एक और आवर्त यहाँ से हम बना लेते हैं, यहाँ से एक और आवर्त बना लिए। इस प्रकार से इसमें हम तत्वों को जब रखेंगे तो एक वर्ग एक वाले जो भी तत्व होंगे उनके गुण समान होंगे, यानी कि एक तत्वों के अध्ययन करके हम अन्य तत्वों के गुणों की जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है, इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो है कि किसी समूह के तत्वों के गुणों समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान हो जाता है। अब इसको समझिए, कहने का अर्थ है कि किसी समूह कहने का मतलब वर्ग, एक वर्ग हो, दो वर्ग हो, या फिर तीसरा वर्ग हो, किसी वर्ग के एक तत्वों के गुण के बारे में यदि हम जान लेते हैं, तो उनके क्रमिक परिवर्तन, अन्य वर्ग के में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसकी जानकारी हमें
आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। चौथा क्या है कि चौथा समझते हैं कि इससे विभिन्न समूहों के तत्वों के आपस में संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे विभिन्न समूहों के तत्वों के आपस में संबंध की जानकारी, मान लीजिए पहले वर्ग के तत्व जो भी थे और दूसरे वर्ग के दूसरे वर्ग के जो भी तत्व थे और तीसरे वर्ग के जो भी तत्व थे, इनके गुणों का अध्ययन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके एक दूसरे से कैसे संबंध है, इसकी भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके लाभ समझ गए कि यानी कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से क्या क्या लाभ थे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसका वर्गीकरण करने का प्रयास सर्वप्रथम कैसे कैसे किया गया था। तो हम इसको पहले जानते हैं कि इसको वर्गीकरण का प्रयास करने का प्रयास किसने किसने किया, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए कि सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास सबसे पहले धातु और अधातु में वर्गीकरण किया गया था। धातु और अधातु में उसके बाद धातु और अधातु में वर्गीकरण भी बहुत समय, इसमें भी बहुत सारी खामियां पाई गई। तो क्या हुआ कि इसके आधार पर वर्गीकरण बहुत दिनों तक नहीं चली। तो फिर क्या हुआ कि इसके बाद संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया। संयोजकता के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। धातु और अधातु के द्वारा कैसे हम वर्गीकरण किए थे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए उसके बाद जो था तीसरे नंबर पर डोबेरेनर का तिर्यक नियम आया। यानी कि इसके तिर्यक नियम से भी हम तत्वों के गुणों की जानकारी प्राप्त करते थे। इनमें भी बहुत सारे दोषें पाई गई, जिसके कारण ये भी अधिक दिनों तक ये भी आवर्त नियम नहीं चला। आगे चल के फिर आया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कुछ हद तक सही था, लेकिन इनमें भी बहुत सारे कुछ दोष पाए गए, जिसके कारण क्या हुआ कि ये भी अधिक दिनों तक नहीं चला। अब बाद में मेंडलीव का आया, मेंडलीव के आवर्त का नियम लगभग अधिकांश चीज़ें इसमें ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी दोष से पाई गई। तो इसके कारण से मेंडलीव का आवर्त सारणी भी बहुत समय तक नहीं चला। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ते आ रहे हैं वह है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी कहिए, या इसी का खोज किसने किया था, मोसले ने किया था। मोसले के द्वारा दिया गया आवर्त सारणी, जिसको हम कहते हैं मोसले का आवर्त नियम। तो देखिए हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं धातु और अधातु में किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले देखिए धातु और अधातु में वर्गीकरण करने का जो प्रयास किए थे सर्वप्रथम, वो थे लभवाजी जी। लभवाजी एक वैज्ञानिक थे जिसको आप रसायन के पिता भी कहते हैं। धातु अधातु में सर्वप्रथम वर्गीकरण इन्होंने ही किया था। सर्वप्रथम धातु और अधातु में सर्वप्रथम लभवाजी यानी लेबोजियर ने तत्वों का वर्गीकरण धातु अधातु में किया। तो देखिए धातु और धातु में करने के बावजूद भी क्या था कि इस बहुत सारे धातु के गुणों की जानकारी नहीं मिल पाती थी, जिनके कारण धातु और धातु की ये वर्गीकरण ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। तो इनमें कुछ दोष पाए गए। देखते हैं इनके कुछ प्रमुख दोष क्या क्या हैं। देखते हैं इनके क्या क्या दोष पाए गए थे इनके आवर्ती वर्गीकरण में। तो सबसे पहले इनका जो दोष था वो इस प्रकार से था कि जो पहला दोष है वो कुछ इस प्रकार से है इस वर्गीकरण के आधार पर तत्वों के गुणों की समुचित अध्ययन नहीं की जा सकती थी। इस वर्गीकरण के आधार पर तत्वों के गुणों के समुचित अध्ययन नहीं की जा सकता है। दूसरा क्या था इनके दोष कि इस वर्गीकरण से विभिन्न धातुओं के बीच की अंतर की जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती थी। मान लीजिए दो धातु हैं इस प्रकार से, जैसे सोडियम और
प्लेटिनम। दोनों ही धातु हैं, लेकिन सोडियम की क्रियाशीलता अत्यधिक है, जबकि प्लेटिनम अक्रियाशील है। इसी प्रकार से चूँकि धातु में ही ये अंतर नहीं कर पाए, धातु में ये अंतर की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, इसीलिए इसमें दोष पाए गए। आगे देखिए, दूसरा जो था वो था संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण जो था, इसके अनुसार क्या था कि इस नियम के अनुसार समान संयोजकता वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। जो भी समान संयोजकता वाले थे उसको एक साथ रख दिया गया, और क्या हुआ कि इसमें एक संयोजकता वाले को एक बंध, दो संयोजकता वाले को द्विबंधक और तीन संयोजकता वाले को त्रिबंधक तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया। जिसकी संयोजकता 1 थी उसको वर्ग 1 में रखा गया, जिसकी संयोजकता 2 थी उसको द्विबंधक बोला गया, उसको वर्ग 2 में रखा गया। जो 3 संयोजकता वाले थे उसको त्रिबंधक वर्ग 3 में रखे, अलग अलग वर्गों में रखा गया। लेकिन इनमें भी कुछ दोष पाए गए, जैसे इनमें कुछ प्रमुख दोष इस प्रकार से थे। देखिए, इनके कुछ दोष कुछ इस प्रकार के थे। संयोजकता के आधार पर जो दोष थी कुछ मुख्य इस प्रकार से थी। क्या था कि बहुत से तत्वों की संयोजकता परिवर्तनशील होती है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कॉपर हो गए, इसकी संयोजकता 1 भी होती है और 2 भी होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनके समस्थानिक 1 से अधिक होते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की संयोजकता 2 और 3 होती है, और टीन की संयोजकता जो होती है 2 और 4 होती है। इसी वजह से क्या था कि आप एक तत्वों की संयोजकता 1 से अधिक होने के कारण ये इसमें दोष पाया गया। और दूसरी दोष इसमें क्या थी कि समान संयोजकता वाले तत्वों के गुण एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। सामान्य कहने का यहाँ पे समान होना चाहिए, सामान्य नहीं। समान संयोजकता वाले तत्वों के गुण एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन। जैसे सोडियम और क्लोरीन की संयोजकता समान है, लेकिन क्या है कि सोडियम एक धातु है और जबकि क्लोरीन एक अधातु है। तो यहाँ से हम समान संयोजकता होने के बावजूद भी इनके गुणों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, इसीलिए संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण का भी बहुत दिनों तक उपयोग में नहीं लाया गया और इसमें दोष पाए गए। आगे हम देखते हैं इसमें कौन कौन से बचे हुए हैं। आपको आगे जो बच गए हैं वो बचे हुए हैं ये डॉबरेनर का, न्यूलैंड्स का और मेंडलीव का और आधुनिक आवर्त सारणी। तो हम अगले वीडियो में डॉबरेनर का त्रियक नियम और न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में आपको बताएंगे, और एक अलग क्लास में मेंडलीव, चूँकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और मेंडलीव का अष्टक नियम, और यहाँ से मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी, ये तीनों एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको अलग अलग वीडियो में आसानी से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको यह मेरा एफर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।